नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से मुझे लग रहा था कि एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की जानी चाहिए जिसमें आपको पिछले एक साल के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन मिल सके। स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आधारित एमसीक्यूज आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड करवाया जाए। और ये जो क्लास रहेगी ये आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें जीएस पूछा जाता हो, जैसे कि एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एस बी, सुपर टेट और अन्य शिक्षक भर्तियां, लेखपाल भर्ती, पेट 2022 के लिए, पीसीएस सभी स्टेट के लिए की जो परीक्षाएं होने जा रही हैं सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इससे एक तो आप बहुत अधिक अपडेट रहेंगे, दूसरी बात जो पुराने आंकड़े हैं वो आपके सामने आते रहेंगे, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी और निश्चित रूप से ये सेशन आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो प्रतिदिन शाम को 6 बजे ये सेशन आपके सामने रहेगा, तो थोड़ा सा समय अगर आप इस सेशन को देंगे डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो आइए आज की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। ये पहला वीडियो है। देखिए, सबसे पहले पिछले 12 महीने के जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनमें से कुछ चुने गए प्रश्न आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, एम्स में एक जंग लड़ती हुई नामक किताब के लेखक कौन है? तो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये किताब लिखी है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि 2020-21 का समय कोविड के लिहाज से बहुत ही दुखदायी बीता सारी दुनिया के लिए। उसी दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी कोविड पॉजिटिव होकर एम्स में भर्ती हुए थे और उसी दौरान उन्होंने ये किताब लिख डाली, एम्स में एक जंग लड़ते हुए। तो ये किताब इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम को किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2021 में स्टार्ट किया? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा ने। तो ओडिशा में फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम को उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है जो बच्चे फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फुटबॉल को खेलना चाहते हैं। तो एक तरीके से जो ऐसे बच्चे हैं जो खेल के प्रति अपनी रुचि रखते हैं, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए ओडिशा में फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? तो 2021 में ये नवा, देखो ध्यान से देखना कि 2021 में ये जो 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ 18th, ठीक है, तो इसकी मेज़बानी की गई है ब्रुनेई के द्वारा। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। और ये भी याद रखना कि 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जकार्ता, इंडोनेशिया में। अध्यक्ष हैं ली सुंग लिंग। और आसियान में कितने देश मेंबर हैं? तो 10 देश हैं, ये भी याद रखना। फिर देखो अगला क्वेश्चन है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2022 इसको जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, बिजली मंत्रालय के द्वारा। और इसमें टॉप 3 स्टेट हैं। पहले स्थान पर कर्नाटक, फिर राजस्थान और फिर हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा अक्टूबर 2021 में जारी विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा रहा? इसका आंसर हो जाएगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में है। तो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट इस प्रकार से है। पहले स्थान पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय, दूसरे स्थान पर MIT यानी कि मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, तीसरे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये 3 विश्वविद्यालय रहे प्रतिष्ठा सूची में टॉप रैंकिंग पर, टॉप 3 पोजीशन पर। और अगर प्रश्न आया कि कितने भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन THE की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग में जगह बनाई थी, तो सही जवाब हो जाएगा 4। कौन कौन से? IISc बेंगलुरु जो कि भारतीय सूची में टॉप पर रहा, फिर IIT बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली और फिर IIT मद्रास। देश में पहली बार IVF तकनीकी से बने
बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म कहाँ पर हुआ? बन्नी एक प्रजाति होती है भैंस की, उसके बछड़े को जन्माया गया था आईवीएफ तकनीक से भारत में पहली बार। तो ये जो प्रक्रिया हुई थी पूरी, ये गुजरात में हुई थी, तो ये याद रखना। और देखिए फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि सेशन लगातार चलता रहे, तो प्लीज़ अब इसे एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला जिला बना था किन्नौर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगर प्रश्न आएगा कि हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला गांव कौन सा था, तो पहला गांव था वेयान गांव, ये याद रखना, जो कि जम्मू और कश्मीर का था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो जाती है, इसलिए टू द पॉइंट ही चलेंगे। अच्छा, ये बताओ कि विश्व शहर दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व शहर दिवस होता है प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को, याद रखना। इसकी शुरुआत कब हुई? 31 अक्टूबर 2014 में चीन के संघाई से, और 2021 में इसका 7वां संस्करण सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम क्या रही? एडॉप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, एडॉप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। और ये भी याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र दिवस अक्टूबर में मनाया गया था 24 अक्टूबर को। और विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया था? ये भी मनाया गया था 24 अक्टूबर को ही। वर्ल्ड सोरासिस डे ये भी प्रतिवर्ष होता है 29 अक्टूबर को। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, याद रखना। सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A, सिराक्यूज 4A को किस देश ने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। और ये जो सिराक्यूज 4A नामक उपग्रह है, यह एक सैन्य उपग्रह है, और इसमें ये काबिलियत भी है कि अगर कोई दूसरा देश इसको टारगेट करता है तो ये उसको भी टारगेट बना लेगा, उसके बारे में भी पूरी जानकारी कलेक्ट कर लेगा। यानी कि एक चैतन्य उपग्रह बनाया गया है फ्रांस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़रूरतमंदों को आवास बनाने के लिए, मुफ्त ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को किस राज्य ने स्टार्ट किया है? मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना, ये योजना स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की है? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो 16वां G20 सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता की गई इटली के द्वारा 2021 में। 17वां G20 सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता करेगा कौन? इंडोनेशिया 2022 में। इसके बाद जो 18वां G20 सम्मेलन होगा, उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। कब? 2023 में, नेक्स्ट ईयर। ये तीनों याद रखना, खासतौर से ये कि जो 18वां G20 सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को किस राज्य ने स्टार्ट किया है? उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन बने थे? अक्टूबर में फिर से WHO के महानिदेशक बनाए गए टेड्रोस एडहानम। याद रखना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 194 देश इसके सदस्य हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना क्यों की हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को, जो कि भी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। COP26 समिट 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका जो 26वां संस्करण था, इसको आयोजित किया गया ग्लासगो स्कॉटलैंड में, याद रखना। भारत में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 315 के अनुसार UPPSC और साथ ही साथ जितने भी स्टेट PCS से संबंधित, यानी कि राज्य स्तरीय जो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य स्तरीय होता है पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, और साथ ही साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, सबकी स्थापना जो है ये अनुच्छेद 315 के अंतर्गत की जाती है। UPSC और स्टेट PSC की जो स्थापना हुई है उसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 315 में मिलता है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? बहुत बार पूछा गया प्रश्न, याद रखना। चंदेल राजपूतों के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य।
और यहाँ पर जो उल्लेख है वो 85 मंदिरों का मिलता है, लेकिन उपलब्ध सिर्फ 30 मंदिर हैं, बाकी के मंदिर ढह गए होंगे या नष्ट हो गए हैं। और ये जो मंदिर हैं ये हिंदू और जैन धर्म पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलसंधि के समानांतर स्थित है? तो याद रखना जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो बेरिंग जलसंधि के समानांतर जाती है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। राज्य है हरियाणा। केंद्र शासित राज्य है कौन सा? दमन और दीव, मात्र 618। और अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो ये था केरल। कितना था? 1018। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा कौन करता है? तो वित्त आयोग। और वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका जो राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति इसका निर्माण करते हैं, ये आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर तक। याद रखना। और भाला फेंक दिवस भी डिक्लेयर किया गया था, 7 अगस्त को मनाया जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर रहेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। फिर अगला क्वेश्चन है, अटल नवोन्मेष मिशन, इसको AIM भी लिखते हैं, अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की पहल है? तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने AIM की स्थापना की है भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स के लेखक कौन हैं? द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स के लेखक हैं सलीम अली। सलीम अली को पक्षी मानव भी कहा जाता है, याद रखना। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? गोवा में। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, ये भी याद रखना। और देखो अगला प्रश्न साइंस से संबंधित है। मधुमक्खी पालन की जो शाखा होती है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है? तो उसे कहते हैं एपीकल्चर। शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। पीसी कल्चर मछली पालन के लिए विज्ञान की जो शाखा उपयोग में लाई जाती है उसे कहते हैं पीसी कल्चर। और कीटों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा का नाम है एंटीमोलॉजी। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? मुख्य रूप से गेहूं और चावल को बढ़ाने के उद्देश्य से जो क्रांति लाई गई थी वो हरित क्रांति कही जाती है, लेकिन इसमें सभी फसलों को समाहित किया जाता है। सफ़ेद क्रांति दुग्ध क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन क्रांति से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, ये जो क्रांति है ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार से एक लाल क्रांति होती है जो कि टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। फिर देखिए भारत का सबसे विशाल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? अगर आपके ऑप्शन में चेन्नई भी रहा और कोलकाता भी रहा तो कोलकाता को टिक कर देना, अगर कोलकाता नहीं है तो चेन्नई को टिक कर देना, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोलकाता है तो कोलकाता रहेगा, नहीं है तो चेन्नई रहेगा। पाश्चुरीकरण का आविष्कार किसने किया था? लुई पाश्चर ने। दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, उसको बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए पाश्चुरीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, दूध को सबसे पहले उच्च तापमान पर उबाला जाता है, फिर एकाएक उसे ठंडा कर दिया जाता है और इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। और इस विधि का इस्तेमाल किया गया था लुई पाश्चर के द्वारा, याद रखना। वैसे भी पाश्चुरीकरण, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। प्रोटीन बनने की जो अंतिम क्रिया होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ये याद रखना। और डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं रेप्लिकेशन। अब डीएनए से ही डीएनए बन रहा है, सिर्फ कॉपी हो रही है तो रेप्लिकेशन। जबकि डीएनए से अगर आरएनए बनता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, कैसी लगी आपको। अब आपके लिए भी हैं यहाँ पर 3 प्रश्न और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको आंसर जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है विश्व शाकाहारी दिवस। देखो 2 शाकाहारी दिवस मनाए जाते हैं, एक होता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, दूसरा होता है वर्ल्ड वीगन डे। दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल शुरू में ही। लेकिन अगर आप लोग जानते हैं कि वेजिटेरियन और वीगन में क्या अंतर होता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और जिसका कमेंट सबसे अच्छा रहेगा उसको मैं पिन पोस्ट करके एक हार्ट भी दूंगा। तो बताना कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया जाता है और वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया जाता है, वेजिटेरियन और वीगन में क्या फ़र्क होता है। फिक्की के महानिदेशक बनाए गए थे 2021 में, नए महानिदेशक वर्तमान में भी वही हैं, उनके नाम को लिख देना और ये बता देना कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो हालांकि ये प्रश्न मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। डेली 6 बजे आपको ये क्लास पर डे मिला करेगी, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले तो आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको डेली क्विज, PDF और न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, मैं फिर से कहता हूँ इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।